हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आप विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो इसका आंसर जानते हैं कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेशन में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त का एक भावना है। यानी कि ये कह ये रहा है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में बताते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना हम उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत अपने भौगोलिक के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति वो क्या करता है, भावुक रहता है, उसके प्रति वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद की एकता या राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि इन सभी की भावना जिसके अंदर रहती है उसमें परस्पर प्रेम होता है और एकता होता है और इन सबको स्थगित करता है, यानी कि एक साथ स्थापित करता है। तभी हम उसको क्या कहते हैं, इन्हीं को राष्ट्रवाद कहते हैं। और यह भावना आधुनिक काल में हुआ था, विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का एक परिणाम था। यानी कि यूरोप में ऐसा हुआ था, वहीं से ये राष्ट्रवाद की भावना सामने आई थी। यानी कि ऐसा कह सकते हैं, अगर छोटे शब्दों में कहना चाहें कि आप अपने देश से कितना प्रेम करते हैं, जितना प्रेम करते हैं वही आपके लिए राष्ट्रवाद कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। यानी कि जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उस समय कौन सी बाधाएं आ रही थी। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आपको लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। ये आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दूसरा टॉपिक में लिखना है कि जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उस समय लगभग छोटे बड़े 300 गांव थे, यानी कि सॉरी छोटे बड़े 300 राज्य थे, जो कि इन सबको एक साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। यानी कि ये बहुत बड़ा एक परिणाम था, इसको एक साथ जोड़ना। उसके बाद इन राज्यों में व्याप्त राजनीति होती थी और इन राज्यों में अलग अलग प्रकार की मतलब राजा वगैरह होते थे। और यहाँ पर क्या होते थे, सामाजिक रूप से ये अलग थे और धार्मिक रूप से भी ये अलग थे। यानी कि विषमताएं पाई जाती, यानी कि यहाँ के समाज अलग था और यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते। तो इसलिए ये सभी 300 छोटे बड़े राज्यों को एक साथ जोड़ना और भी कठिन हो गया। उसके बाद तीसरा है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। यानी कि यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए ये क्या हुआ, ये भी और भी मुसीबतें हो गई। उसके बाद ऑस्ट्रिया जो था ये बहुत ही बड़ा हस्तक्षेप कर रहा था। यानी कि ये नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो, इसलिए ये ऑस्ट्रिया क्या कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था। और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, यानी मेटरनिख जो था उन्होंने बहुत सारी नीति ऐसी अपनाई थी जिसके वजह से जर्मनी का एकीकरण होने में बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। तो ये इसका क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि मेटरनिख युग क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिख ने, यानी कि ऑस्ट्रिया का चांसलर वो जो बना था वो 1815 से लेकर 1848 तक रहा। और ये इन्होंने जितने वर्ष तक शासन किया, यानी कि जितने वर्ष तक इन्होंने शासन किया 1815 से लेकर 1848 तक शासन जो किया, इसी काल के दौरान इसको यूरोप की राजनीति में इतनी बहुत अच्छी इन्होंने भूमिका निभाई होगी। वहाँ कहाँ, तो यूरोप की राजनीति में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, जिस वजह से इस काल को क्या कहा जाता है, मेटरनिख युग कहा जाता है। तो मेटरनिख युग क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर मेटरनिख था उन्होंने 1815 से लेकर 1848 तक जो शासन किया था, इस काल के दौरान यूरोप के राजनीति में बहुत सारे बदलाव हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे और मुख्य भूमिका निभाई थी वहां की राजनीति में, इसलिए यहाँ के लोगों ने इस काल को क्या कहना शुरू कर दिया, मेटरनिख युग कहना शुरू कर दिया। तो मेटरनिख युग क्या है, मेटरनिख ने जितने वर्ष तक शासन किया था उसी काल को क्या कहा जाता है, मेटरनिख युग कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला। यानी कि फ्रांस में जो जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस के शासक जो थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो उस समय शासक जो थे वो चार्ल्स दशम के प्रतिक्रियावादी शासक का अंत हो गया था। यानी कि चार्ल्स दशम उस समय फ्रांस में शासक राज कर रहे थे और उस जब ये जुलाई 1830 की क्रांति हुई तो इसकी प्रतिक्रियावादी शासन नीति जो थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद बोर्बो वंश आया और इस वंश के स्थान पर
ऑर्लेयंस वंश को सत्ता सौंप दी गई, यानी कि बुर्बो वंश को हटा दिया गया और फिर उसके बाद बुर्बो वंश आया और बुर्बो वंश को यहाँ पर बैठाया और फिर बुर्बो वंश को वहाँ से हटा करके ऑर्लेयन वंश को स्थापित कर दिया गया, यानी कि बुर्बो वंश को अपनी गद्दी से हटा करके कहाँ फ्रांस में किसको बैठा दिया, तो ऑर्लेयन वंश को सत्ता पर बैठा दिया। और इस वंश के शासक ने उदारवादी तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की, यानी कि जो ऑर्लेयन वंश था इन्होंने जो सत्ता हासिल किया था वो कैसे किया था, तो वो इन्होंने उदारवादी नीति अपनाई और इस नीति में पत्रकारिता जितने भी थे उन सबका समर्थन अपने साथ किया और इस वजह से ये क्या किए, अपनी सत्ता इन्होंने फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो और फिर इन्होंने इन्हें तरहीज भी दी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद रखिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि ये 2012 में कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था, फिर 2013 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया और 2015 में कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया। तो यानी 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको जानते हैं। तो देखिए, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बाधा थी, यानी कि इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उस समय ऑस्ट्रेलिया जो था वो सबसे बड़ी मुसीबत आ रही थी इन दोनों के बीच की। और फिर एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवाद की भावना थी, यानी कि यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा हो गई थी और ये चाहते थे कि यहाँ इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाए। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाली सभी आंदोलन तथा प्रयासों को दबाया, यानी कि ये जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया ने जितने भी ये एकीकरण होने के लिए जितने भी आंदोलन किए गए थे उन सब आंदोलनों को इन्हें कुचलने की पूरी कोशिश की गई और इनमें बहुत सारे आंदोलन में ये कामयाब भी हुए, यानी कि बहुत सारे आंदोलन को इन्होंने दबा भी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन को दबा दिया। और मेटरनिक की जो दादागिरी थी, उसकी नीति की प्रतिक्रियावादी जो नीति थी वो स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई, यानी कि ये मेटरनिक की जो दादागिरी नीति थी, इस नीति के वजह से ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के इटली और जर्मनी के बीच में क्या हुआ कि यहाँ के लोगों में और भी ज़्यादा अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागरूक होने लगी। और फिर ऑस्ट्रेलिया में मेटरनिक के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ा बाधा समाप्त हुआ, यानी कि ये जो सबसे बड़ा इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा जो बाधा आ रहा था वो ऑस्ट्रिया आ रहा था। जब मेटरनिक का पतन हो गया, यानी कि समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद एकीकरण हो गया जर्मनी और इटली का और इसके बाद सबसे बड़ी बाधा जो थी वो समाप्त हो गई और पुनः फिर इन्होंने भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और फिर अंततः ये सफलता भी हो गई, यानी कि जर्मनी और इटली का एकीकरण फिर अंत में हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो उम्मीद करेंगे कि और भी इसी तरह की वीडियो ले आए।